कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारने की स्थिति है। सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 9 की 9 सीटों को जीतेंगे। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। तो बीजेपी की लिस्ट आई, कांग्रेस में लड़ाई, 9 सीटों का रण, किसका क्या समीकरण। बीजेपी ने तय किए नाम, अब सियासी घमासान। यूपी की लड़ाई में राहुल बने हैं छोटे भाई, यूपी की सियासी लड़ाई में हाथ की सफाई। तो बड़ी खबर अभी आपको बता दें, जो सीटों को लेकर ऐलान किया गया है वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट मिला है, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया, करहल से अनुजेश यादव का नाम सामने आ रहा है, कटेहरी से धर्मराज निषाद बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जबकि मझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य प्रत्याशी हैं और खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया। तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा का नाम सामने आ गया है प्रत्याशी के तौर पर, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है बीजेपी ने और करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। तो जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए तमाम नामों का ऐलान कर दिया गया है। कटेहरी से धर्मराज निषाद का नाम सामने आ रहा है। तो यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों पर एक नजर डाल लीजिए। कुंदरकी, गाजियाबाद, रामवीर सिंह ठाकुर और संजीव शर्मा, ये दोनों इन दोनों विधानसभा सीटों से उम्मीदवार हैं। खैर, जो कि एससी सीट है, यहां से सुरेंद्र दिलेर चुनाव लड़ेंगे, जबकि अनुजेश यादव करहल से प्रत्याशी बने हैं बीजेपी के। तो ये वो तमाम नाम जो इस बार उपचुनाव में बीजेपी के चेहरे के तौर पर हैं। बीजेपी के उम्मीदवार फूलपुर से हैं दीपक पटेल, जबकि कटेहरी से भी नाम सामने आ चुका है। खैर से सुरेंद्र दिलेर और मझवा से सुचिस्मिता मौर्य जो हैं उन्हें प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको बता दें कि जो अलग अलग उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है, जबकि कटेहरी से धर्मराज निषाद का नाम सामने आ रहा है बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, और मझवा से सुचिस्मिता मौर्य प्रत्याशी, और फूलपुर से जो नाम सामने आया वो भी हमने आपको बताया। तो ये देखिए, यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों पर एक नजर डाल लीजिए। रामवीर सिंह ठाकुर, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुंदरकी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उधर करहल की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने यादव कार्ड खेला है। मुलायम सिंह यादव के दामाद को बीजेपी ने दिया टिकट। बीजेपी ने अनुजेश यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं अनुजेश यादव। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की यह कोशिश नजर आ रही है। अनुजेश यादव को जो उम्मीदवार बनाया गया है उनके बारे में आपको बता दें, उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है। करहल में बीजेपी ने खेला है यादव कार्ड। मुलायम सिंह यादव के दामाद को भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। अनुजेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। समाजवादी पार्टी का जो अपना एक वोट बैंक उस इलाके में है, जो प्रभाव है, उसमें सेंधमारी की कोशिश करती नजर आ रही है बीजेपी। तो मुलायम सिंह यादव के दामाद को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने अनुजेश यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, उनके रिश्ते में ये बहनोई लगते हैं। तो कोशिश ये नजर आ रही है, रणनीति ये दिख रही है बीजेपी की कि इसके जरिए कैसे समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाएं। ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ मनाते हैं। पाठक जी, 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। 2 सीटें हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को लेकर चुनाव मैदान में है। हम 9 को 9 सीटें जीतेंगे। शेष 2 सीटें भी शीघ्र घोषित हो जाएंगी और हमारा गठबंधन सभी सीटों पर विजय दर्ज करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑर्डर इन 2017 से अब तक पूरे राष्ट्र में नंबर 1 की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और सबसे बड़ी बात है, निगेटिव नैरेटिव जो सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में सेट किया था, खटाखट फटाफट इतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो एक्सपोज हो चुके हैं। इनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। आपने देखा कि हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ
तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के 9 के 9 प्रत्याशी गठबंधन के साथ चुनाव जीतेंगे। आरएलडी निषाद पार्टी दोनों आपकी तरफ आखिर देख रहे थे, लेकिन हमारे परिवार के सभी लोग मेरे परिवार में हैं, आप इंतजार करें, सब लोग जुटेंगे और बीजेपी गठबंधन ही चुनाव जीतेगा। संजय निषाद नाराज दिख रहे थे, दिल्ली में थे, परिवार का मामला है। अच्छा, ये अनुजेश यादव को आपने कहीं ना कहीं परिवार में ही फूट डाल दी? वो अनुजेश यादव जी पहले से पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और केंद्रीय नेतृत्व उनके नाम पर मोहर लगाई है। अनुजेश यादव जी करहल में जिस ढंग से जन जन में काम कर रहे हैं, भरोसा करहल की विधानसभा क्षेत्र की जनता का उनके ऊपर है। अनुजेश यादव जी करहल में प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आने वाले हैं। इंडिया गठबंधन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, सारी सपा लड़ रही है। अब ये उनका विषय है, हमारा विषय है कि हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में सबको साथ लेकर के, जनता का आशीर्वाद लेकर के अपने प्रत्याशियों को लेकर जाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप ब्रजेश पाठक जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। और आइए इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेते हैं। वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ हैं और नीरज पांडे भी आपको नजर आ रहे हैं दिल्ली से, हमारे सहयोगी। नीरज, ये जो टिकटों का बंटवारा हुआ, जो ये प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, जो नाम सामने आए हैं, इसमें क्या समीकरण आपको दिख रहा है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, ये विनबिलिटी ही सबसे बड़ा समीकरण होता है अखिलेश। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जहां पर भी टिकट दिया जाए उसमें जीत इंश्योर की जाए, क्योंकि उपचुनाव सरकार का चुनाव माना जाता है। आप देखिए, करहल से उनके परिवार के ही किसी आदमी को टिकट दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ सालों से सक्रिय थे। तो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग ये है कि ऑलरेडी हम वहाँ पे हार रहे हैं। पिछला चुनाव आप देखिए, एसपी सिंह बघेल लड़े थे, लेकिन चुनाव वो हार गए थे बहुत मशक्कत करने बाद। तो अब भाजपा के सामने वहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए परिवार के एक आदमी को दिया गया। फूलपुर से दीपक पटेल को इसलिए दिया गया कि दीपक पटेल पहले भी विधायक रहे हैं और दीपक पटेल लंबे समय से अपनी माँ यानी केसरी देवी पटेल जो सांसद थी फूलपुर की, उनका राजनीतिक जो ताना बाना है वो देख रहे थे। तो दीपक पटेल से बेहतर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां कोई हो नहीं सकता था, इसलिए भाजपा ने दिया। कटहरी सीट पिछले कई बार से भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू हार रही है। जब 317 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती, तब भी कटहरी से अवधेश द्विवेदी चुनाव हार गए थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कटहरी में इस बार ओबीसी के कैंडिडेट को उतारकर एक बार फिर से कोशिश की कि शायद वो जीत जाए। पिछला चुनाव भी भाजपा वहां से हार गई थी, चूंकि वो निषाद पार्टी के कोटे में उन्होंने दे दी थी। ये जरूर है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो उनकी जीती जिताई सीट, चाहे फूलपुर हो या मंझवा सीट हो, ये सारी भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के पास थी। तो कोशिश ये है कि इन सभी सीटों पर बेहतर कैंडिडेट देकर जो सीटें पहले से ही गठबंधन के पास थी उसको वापस जीता जाए, और जिन सीटों पर भाजपा का एमएलए नहीं जीत पाया था पिछले 2 चुनावों में, उनमें जीतने के लिए बदलाव किया जाए, प्रयोग किया जाए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि यूपी उपचुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट ये कि निषाद पार्टी की प्रेशर पॉलिटिक्स फेल हो गई। बीजेपी ने कटहरी मांझवा दोनों सीट पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। दरअसल ये दोनों जो सीटें हैं, इस पर संजय निषाद अपना दावा ठोक रहे थे। 4 दिनों तक दिल्ली में डटे थे संजय निषाद। तो 4 दिनों तक दिल्ली में डटे रहे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनकी कोई नाराजगी काम आ पाई है। सीधे मैं आपको वीरेश के पास ले चलता हूं। वीरेश, ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी संजय निषाद की, वो फेल हो गई। देखिए, एबीपी न्यूज ने दर्शकों को बता दिया था कल ही, और ये बताया था कि जेपी नड्डा और सुनील बंसल के साथ जब रात में मीटिंग हुई संजय निषाद की, तो उनसे कहा गया था कि इस बार आप जरा धैर्य रखें, इस बार सिंबल भारतीय जनता पार्टी का होगा और कैंडिडेट आपका होगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे लोगों की जिद पर उनके खुद के बेटों को सिंबल पर टिकट दे दिया कि भाई आप अपने सिंबल पर चुनाव लड़िए, और वो चुनाव हार गए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम उपचुनाव में कोई प्रयोग नहीं करेंगे। जब संजय निषाद, अंदर की खबर बता रहा हूं आपको, जब संजय निषाद नहीं माने तो सुनील बंसल और जेपी नड्डा ने कहा कि अमित शाह जी से मेरी मुलाकात होने वाली है, रात में उनसे बात होने वाली है और उनका जो फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। अमित शाह जी से उन लोगों की बात हुई और फैसला सुनील बंसल की मीटिंग में संजय निषाद और उनके पुत्र को बता दिया गया कि जो पार्टी हाईकमान है वो ये कह रहा है कि इस बार जरा धैर्य रखें, आप संयम रखें, आपकी चिंता की जाएगी, आप पर विचार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो शब्दावली होती है, उस शब्दावली में उन्हें समझाया गया, बुझाया गया और ये कहा गया कि इस बार चुनाव जीतना है। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है वीरेश, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। सूत्र हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस सभी सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ रही है।
समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों का सहयोग करेगी कांग्रेस, सूत्र हमें यह जानकारी दे रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस इसका ऐलान करेगी। वीरेश, कहा तो यह जा रहा है कि कांग्रेस सीट अपने उम्मीदवार यहां नहीं उतार रही है, लेकिन कांग्रेस के पास क्या विकल्प था उम्मीदवार उतारने का? देखिए, विकल्प हर पार्टी के पास होता है उम्मीदवार उतारने का। उम्मीदवार तो निर्दलीय भी उतर जाते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, चुनाव हार भी जाते हैं। और देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस यहां पर 89 तक सत्ता में रही है। इस कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, एक बार फिर से आपको बता दें। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जाता है जब कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने वाली है, और उसी से जुड़ी बड़ी जानकारी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कांग्रेस सभी सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ रही है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों का सहयोग करेगी कांग्रेस, ये सूत्र हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद थी कांग्रेस को कि इस बार कुछ सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जाएंगी उपचुनाव में, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, और ऐसे में अब यह फैसला कांग्रेस ने लिया है। और अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़ी हुई, चुनाव से जुड़ी हुई। कुछ ही देर में महायुति में सीट बंटवारे पर बैठक होगी। दिल्ली में मौजूद हैं महायुति के नेता। दोपहर 2 बजे अमित शाह के साथ यह बैठक होनी है, जिसमें एकनाथ शिंदे से लेकर अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। तो सीट बंटवारे को आज अंतिम रूप दिया जाएगा, यह एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। महायुति के तमाम बड़े नेता, सीनियर लीडर्स मौजूद हैं आज दिल्ली में। दोपहर 2 बजे अमित शाह के साथ इनकी बैठक है। खुद एकनाथ शिंदे होंगे, अजित पवार होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे, और अमित शाह के साथ ये तमाम नेता बैठने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि आज अंतिम फैसला ले लिया जाएगा, सीट बंटवारे को अमली जामा पहना दिया जाएगा। तो दिल्ली में ही महायुति के इन नेताओं की बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे इस बैठक को लेकर जो हमें जानकारी मिल रही है उसका वक्त तय किया गया है। मेरे साथ नीरज पांडे भी मौजूद हैं, और मुंबई से मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, पहले आप ही से जानना चाहूंगा, क्या आपके पास अपडेट है? आज क्या लग रहा है आपको कि फाइनल फैसला इस पर ले लिया जाएगा? देखिए, महायुति की ऑलरेडी बहुत सारी सीटों पर तीनों दलों के बीच में समझौता हो चुका है। करीब 10 से 15 एक ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है, या ये कहें कि आपस में थोड़ी सी खींचतान है, क्योंकि वहाँ के लोकल जो समीकरण है उसमें कई सीटें ऐसी हैं जिनमें शिवसेना का विधायक है लेकिन एनसीपी वहाँ चाहती है, कहीं एनसीपी का विधायक है उसको शिवसेना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। तो वो मसला सुलझता दिखाई नहीं पड़ रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। तो यही कारण है कि आज महाराष्ट्र से रिलेटेड तीनों महायुति के नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और माना यह जा रहा है कि 2 बजे के बाद किसी भी समय ये लोग अमित शाह के घर पहुंच सकते हैं, और वहां अमित शाह के साथ इनकी ये बैठक होने वाली, इनकी ये मुलाकात होने वाली है, और उस दौरान इन सब मसलों पर जो है समझौता किया जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा कि कौन कहां से लड़ेगा। कुछ सीटों का मसला है जो भले भी ये नेता बता नहीं रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी इन सब चीज़ों पर लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा खींचतान है। तो इसीलिए आज दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है इस बैठक के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, एक ज्वाइंट बाइट दे सकते हैं कि किस कैसे समझौता, कैसे फार्मूला निकला, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी तीनों दलों ने कुछ सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया है। आप देखिए 45 एक सीटें शिवसेना ने घोषित कर दी है, 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी है, और करीब 150 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उतारने की तैयारी है। इसी तरह करीब 80 से ऊपर की सीटों पर शिवसेना लड़ने वाली है। 55 एक सीटों के आसपास जो जानकारी हमारे पास है, 53 से 55 सीटें हैं, उस पर जो है एनसीपी लड़ने वाली है। तो ये फार्मूला क्या होगा, एक्चुअल में नंबर गेम क्या होगा, ये सारी चीजें अभी पता चल जाएंगी। ठीक है, और एक और अपडेट है महाराष्ट्र से ही, यहां पर एमवीए में सीट बंटवारा तय हो गया है। सूत्र हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस यहां 100 सीटों पर लड़ सकती है, शिवसेना उद्धव गुट को 85 सीटें मिल सकती हैं, एमवीए के बाकी सहयोगियों को 18 सीट संभव है। तो महाराष्ट्र में एमवीए का ये एक नया फॉर्मूला सामने आ गया है। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारा तय, सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं। आइए मृत्युंजय के पास में आपको लिए चलता हूं सीधे। मृत्युंजय, कल तो 85-85 वाला फॉर्मूला सामने आ रहा था, कुछ बदलाव हो गया? देखिए 85-85 का जो आंकड़ा है उस पर संतोषजनक नहीं है शिवसेना यूबीटी ग्रुप के लिए, क्योंकि इसके पीछे कहानी समझिए कि अगर 85 सीट पर ही
शिवसेना यूबीटी लड़ेगी और 45-50 जीतकर आती है और कांग्रेस अगर 60-65 जीतकर आती है तो आपको ही पता है कि सीएम चेहरा कौन होगा, सीएम उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का होगा। ये मौका शिवसेना यूबीटी नहीं देना चाहती है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी का प्रयास है कि वो 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़े। लेकिन कांग्रेस लोकसभा में जो जीत मिली है उसका समीकरण बताते हुए ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। अभी भी खींचतान बहुत है। कल जो शिवसेना यूबीटी ने लिस्ट जारी की उसको लेकर कांग्रेस में नाराजगी है। एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा, मुंबई का बांद्रा ईस्ट से जिशान सिद्दीकी कांग्रेस की टिकट पर 2019 में जीते थे, बाद में वो सीट शामिल हो गए अजीत पवार गुट में। अब देखा जाए तो सिटिंग एमएलए जो है वो कांग्रेस की टिकट का है, पर वहां पर शिवसेना यूबीटी ने अपना उम्मीदवार वरुण सरदेसाई को घोषित कर दिया है। अब इसको लेकर कांग्रेस नाराज है, मुंबई कांग्रेस, और उनका कहना है कि हमारा सिटिंग सीट है और यही तय हुआ था कि सिटिंग सीट कोई नहीं छोड़ेगा, तो आपने उम्मीदवार कैसे घोषित कर दिया। इसीलिए अब शिवसेना यूबीटी की तरफ से बयान आ रहा है कि जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, पर कहीं ना कहीं 85 सीट संतोषजनक नहीं है यूबीटी ग्रुप के लिए, इसीलिए अभी भी खींचतान चल रही है। हो सकता है कि कुछ सीटों में आगे कुछ संख्या बढ़ भी जाए, लेकिन अभी भी दोनों ही गठबंधन की बात करें तो खींचतान जारी है। संतोषजनक नतीजे पर अभी तक नजर बनाकर रखिएगा। एमवीए में कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसे लेकर मंथन जारी है। इसे लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं का क्या कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। शेयरिंग का मसला पूरा हल हो चुका है और तीनों पार्टियों ने आपस में करीबन 270 जगह पर हमने सीट शेयरिंग कर लिया। महाविकास आघाड़ी इस महाभ्रष्ट युति को सत्ता से पदच्युत करने के लिए तैयार हो गई है और हम महाराष्ट्र में सत्ता में आने में कोई रोक नहीं सकता। महाराष्ट्र की स्वाभिमान और अस्मिता के साथ खिलवाड़ चल रहा था, ये जनता इससे छुटकारा पाना चाहती है। पार्टी के लगभग 85 जो क्षेत्र है उस बारे में हमारा एक मत हुआ है और बाकी के जो बचे हैं विधानसभा उसके ऊपर अब शाम तक पूरा निर्णय हो जाएगा। हमारे कोई छोटे छोटे दल है, हमारे मित्र है, उनको भी सीटें देनी पड़ेगी, उस बारे में भी चर्चा हो रही है। मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले की बात मत करिए आप, और हो जाएगा शाम तक, कोई चिंता की बात नहीं। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, चाहे पार्टी अलग हो, विचार अलग हो, लेकिन लोकतंत्र में आप चुनाव लड़ सकते हैं। और ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आदित्य ठाकरे नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं उनका पोस्टर भी लिए हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की जो रसाकशी जारी है, उसी बीच अब नामांकन की प्रक्रियाएं भी शुरू हैं। नामांकन से पहले आदित्य ठाकरे का ये जो आप देख रहे हैं एक तरीके का रोड शो आप इसे कह सकते हैं। आज ही नामांकन दाखिल करेंगे आदित्य ठाकरे। और ये वीडियो, ये तस्वीरें आपके सामने। मुंबई में वर्ली इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं आदित्य ठाकरे, और जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं उससे पहले की तस्वीर आपके सामने है। रोड शो का आयोजन किया गया है। ये ऐसा लग रहा है कि इसमें तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी के वो नजर आ रहे हैं, और हाथों में उन्होंने आदित्य ठाकरे का, आप देख रहे हैं, ये पोस्टर थामा हुआ है। आज ही नामांकन दाखिल करना है आदित्य ठाकरे को। मुंबई में जो वर्ली विधानसभा क्षेत्र है वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो नॉमिनेशन फाइल करने के पहले आदित्य ठाकरे का एक रोड शो, और उसमें उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आज नामांकन दाखिल करेंगे आदित्य ठाकरे। तो मुंबई से इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के पहले आदित्य ठाकरे का रोड शो। वर्ली से वो चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र जो उनका है, और आज ही नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर हलचल तस्वीरों के माध्यम से भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। श्रीनगर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। तंगपोरा में एक और गैर कश्मीरी का शव मिला है। चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। मौत की वजह का पता नहीं चल सका है, जांच जारी है। आपको यह बता दें कि आज सुबह त्राल में एक गैर कश्मीरी को आतंकियों ने गोली मार दी थी।
यूपी के रहने वाले शुभम कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस बीच यह खबर भी आ गई है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, आसिफ कुरैशी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। आसिफ, ये तंगपोरा वाला क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए, शुभम की जो घटना त्राल में हुई थी उसके बाद एक नॉन लोकल का शव मिलना टैंकपोरा में सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी खबर बन गया था। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर जोन के आईजी वीके बिरदी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये जो शव है वो एक गैर रियासती बाशिंदे का जरूर है, लेकिन शव के पर जो चोट के निशान है वो लग रहा है कि किसी ने या तो इसकी हत्या कर दी है या किसी जंगली जानवर ने इसको मार दिया है। शरीर पर कहीं पर भी गोली के निशान नहीं लगे हैं, इस बात की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। लेकिन जो चौंका देने वाली बात वो ये है कि जो आधार इस शव के ऊपर से मिला है वो फर्जी बताया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ये बांग्लादेश से आया हुआ कोई रोहिंग्या है जिसका ये शव है। इस बात की भी जांच अब और अपडेट मिलेगा तो दर्शकों तक वो जानकारी आगे हम पहुंचाएंगे। साइक्लोन के डर से सब बेचारे वापस चले जा रहे हैं एंड जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल ओडिशा से टकराएगा दाना तूफान। बता दें आपको कि रात से कल सुबह तक तूफान टकराएगा और सबसे पहले ओडिशा के भीतर कनिका में दस्तक देगा यह दाना तूफान। जो हमें अभी जानकारी मिल रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तब इसकी हो सकती है। अभी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आगे बढ़ रहा है। ओडिशा और बंगाल में तूफान को लेकर हाई अलर्ट है। दाना तूफान की वजह से 300 से ज्यादा ट्रेन रद्द की गई हैं। एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है इस तूफान की जब यह तटीय इलाकों से टकराएगा। आज ओडिशा तट से इसकी टक्कर हो सकती है। एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। वहां पर जो तटीय इलाके में लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। आज रात से कल सुबह तक तूफान टकराएगा। जो अभी तक का अनुमान उसके मुताबिक सबसे पहले ओडिशा के भीतर कनिका में यह दस्तक देगा। और आप देख रहे हैं इन तटीय इलाकों में किस तरीके की स्थिति अभी से नजर आने लगी है। तेज हवाएं बह रही हैं, बारिश हो रही है और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि इसके नुकसान को कम किया जा सके, जान माल का ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। दाना तूफान से वाकई सावधान रहने की जरूरत है। आज शाम इसकी टक्कर तटीय इलाकों में हो सकती है, ओडिशा और बंगाल के जो तटीय इलाके हैं खासतौर पर, और उस वक्त इसकी रफ्तार रहेगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे में आशंका जाहिर की गई है कि भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा के भद्रक आपको लिए चलूंगा अंकित गुप्ता के पास और पश्चिम बंगाल के दीघा से पार्थ प्रतिम घोष हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अंकित जरा आप बताइए अभी क्या हालात हैं, क्या कुछ और वहां पर नजर आ रहा है? अखिलेश, मैं जहां पर इस वक्त खड़ा हुआ हूं यहाँ खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस वक्त जो है हवा चल रही है। और ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां पर टकराएगा करके ये दाना चक्रवाती तूफान। हम बात कर रहे हैं इस वक्त हम जहां पर खड़े हुए हैं, ये वही पॉइंट जिसको जो है अभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि मौसम विभाग की तरफ से जो है एक अनुमान लगाया गया है कि ये वो पूरा बेल्ट है जहां पर इस वक्त जो है हम खड़े हुए हैं। ढामरा ये वो पोर्ट है, ये वो जगह है जहां पर टकरा सकता है जमीन से ये तूफान। और लैंडफॉल जिसको कहा जाता है वो जो है आज देर रात पे हो सकता है। और इसी वजह से देखिए यहाँ पर बहुत सारे मछुआरे वैसे तो रहते हैं। राजेश, अगर हम तस्वीरें दिखा सके, ये जो मछुआरों की जो बस्ती है लेकिन इसको पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। राजेश, इस साइड पे ये देखिए किस तरीके से जो है, और जो उनके छप्पर लगे हुए थे कई जो है उड़ चुके हैं, तो इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट करवाया गया। और ऐसी कमोवेश तस्वीर आपको तटीय इलाकों में कई जगह देखने को मिलेगी क्योंकि करीबन 10 लाख लोगों को शिफ्ट करवाया गया है। और जो आशंका है वो क्या है? वो ये है कि आज जब देर रात यहाँ पर जो है ये
तूफान टकराएगा, चक्रवाती तूफान, तो उसकी रफ्तार कितनी होगी? करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की। और अभी कितनी है? 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा बह रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब ये टकराएगा तो किस तरह के नुकसान की आशंका है और क्यों तटीय इलाकों से मछुआरों को हटाने का या जो करीबी इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको हटाने का फैसला लिया गया है। जी ठीक है, मैं दोबारा आपके पास अंकित लौटूंगा। पूरी भी चल लेते हैं, अर्नब मुखर्जी भी हमारे साथ मौजूद है। अर्नब, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, पुरी एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन हर दिन का तरह आज चित्र थोड़ा सा अलग है। आप देख पा रहे हैं कि हम अभी पुरी बीच में खड़े हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन से और ओडिशा प्रशासन से पूरा बीच कल रात से ही खाली करवा दिया गया है। और जैसे इधर सी फेसिंग बहुत सारे होटल हैं, उन होटल को एडवाइजरी दिया गया है कि जो सी फेसिंग रूम में रह रहा है उसको थोड़ा पीछे भेज दिया जाए, ताकि वो निरापद से रहे, वो सिक्योरिटी उसका बने रहे। इसीलिए उसको सी फेसिंग रूम से थोड़ा पीछे का रूम शिफ्ट किया जाए, ऐसा एडवाइजरी भी दिया है। और पुरी का एमपी जो है संबित पात्रा जी, वो कल ही इधर का जो कलेक्टर है उनके साथ मीटिंग किया है और कौन कौन साइक्लोन सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा, जो लोग प्रॉब्लम में फंसेगा, ये भी तैयार किया गया है। लेकिन अब जैसे देख रहे हैं कि समुंदर का लहर थोड़ा तेज़ है, इधर हवा भी ज़्यादा तेज़ चल रहा है कभी कभी, और बारिश सुबह से तो बारिश हो रहा था, अभी कुछ टाइम पहले बारिश थोड़ा बंद हुआ है, लेकिन फिर से बारिश होने का आईएमडी का प्रेडिक्शन भी है। आप थोड़ा देख सकते हैं, इधर समुंदर किनारे बहुत सारे होटल है और जो टूरिस्ट लोग हैं वो एकदम होटल में है या बीच के साइड में है, उसको बीच में उतरने नहीं दे रहा है इधर का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। और बार बार ये घोषणा किया जा रहा है कि आप बीच में ना आइए, आप इधर नहाने के लिए समुंदर में ना जाइए, आप सिक्योर्ड रहिए, आप होटल में रहिए। ये बार बार ओडिशा प्रशासन से ये अनाउंस कर जा रहा है। अखिलेश, बिल्कुल वहां पर किस तरीके के हालात हैं हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर दाना तूफान को लेकर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट है। कोलकाता और भुवनेश्वर में सभी उड़ानों पर रोक है। कोलकाता एयरपोर्ट शाम 6 बजे से कल सुबह 9 बजे तक बंद। भुवनेश्वर एयरपोर्ट शाम 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक बंद। अंकित गुप्ता के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। अंकित, जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में नुकसान ज्यादा ना हो, इसलिए हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन ने कई एहतियातन कदम उठाए। बिल्कुल अखिलेश, और ये भी समझा जा सकता है। देखिए, सबसे ज्यादा असर कहाँ होगा? सबसे ज्यादा असर होगा ओडिशा में, और इसी वजह से ओडिशा में उस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं? एनडीआरएफ की 20 टीमों को यहाँ तैनात कर दिया गया है। ओडीआरएफ जो कि जो है स्थानीय रिलीफ फोर्स होती है, उसकी जो करीबन 50 टीमों को तैनात किया गया है। इसी तरीके से जो अग्निशमन विभाग है यानी कि फायर डिपार्टमेंट, उसके जो है टीम्स को तैनात किया गया है। और वो क्यों? उसकी वजह यही है कि ये ओडिशा में ही इसका लैंडफॉल होगा, यानी कि साफ तौर पर जो तट से टकराएगा आकर के, वो इसी जगह पर टकराएगा जहां पर हम मौजूद हैं। इसी के जो है 40-50 किलोमीटर का रेडियस है जहां पर ये जो है चक्रवाती तूफान टकराएगा। लेकिन अखिलेश, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है क्योंकि तूफान की जो रफ्तार है वो बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो शुरू हुआ उसी हिसाब से चलती रहेगी। इसी वजह से अभी अगर हम इस वक्त के गति की बात करते हैं, यानी कि जो चक्रवाती तूफान है उसकी जो गति की बात करते हैं, तो करीबन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और करीबन जैसी अभी हमारे पास जो जानकारी मिली है, 180 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है तट से। तो इस लिहाज से अगर हम गति के लिहाज से बात करें तो उस हिसाब से तो कहा जा सकता है कि 15 से 18 घंटे लग सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे तट के करीब आता है तूफान, तो उसके बाद में उसकी गति में जो बदलाव होता है और तेजी से आगे बढ़ता है। तो वो भी एक वजह है जो ये कहा जा रहा है कि आज देर रात ये तट से टकराएगा, और उसी हिसाब से किए जा रहे हैं सारे इंतजाम। बिल्कुल अंकित, मैं देख पा रहा हूं कि आप भी बहुत मुश्किल से वहां से रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। जिस तरीके के हालात हैं, बहुत तेज हवा बह रही है, और आप अपना बहुत ख्याल वहां पर रखिएगा। जरा ये भी बताइए कि आसपास रहने वाले लोगों को, जो इन इलाकों में रहते होंगे, तटीय इलाकों में, उन्हें क्या शिफ्ट कर दिया गया है? जी बिल्कुल शिफ्ट कर दिया गया है। ओडिशा
सरकार ने 800 ऐसे सेंटर्स बनाए हैं जहां से ये जो तटीय इलाके के रहने वाले लोग हैं जिनको शिफ्ट किया गया है। राजेश, अगर आप एक बार तस्वीर फिर से दिखा पाए तो देखिए यहाँ पर जो है ये मछुआरों की कॉलोनी है जहाँ पर मछुआरे रहते थे, लेकिन इन तमाम मछुआरों को 2 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि आपको यहाँ से शिफ्ट होना होगा। और अभी ये जितनी भी आपको जो है देखिए यहाँ जितनी भी जो मछुआरों की कॉलोनी है, ये जो बस्तियाँ हैं, ये पूरी तरीके से खाली है। उसकी वजह क्या है कि तमाम लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। और सिर्फ ऐसा एक जगह पर नहीं है, करीबन जैसी अभी हमारे पास में जानकारी है कि करीबन 10 लाख लोग जो कि तटीय इलाकों में रहते हैं उनको शिफ्ट किया गया है। और उसी के चलते आप अखिलेश साहब को समझिए, अगर हम बीच से बात करते हैं, एयरपोर्ट की दूरी काफी है, लेकिन उसके बावजूद फ्लाइट ऑपरेशन शाम को 5 बजे से लेकर के कल सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब भी इस तरीके का चक्रवाती तूफान आता है तो उसका असर जो है ऐसा नहीं है जमीन पर ही होता है, काफी ऊपर हवा में भी होता है। और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो फ्लाइट ऑपरेशंस में, इस वजह से उड़ानों को फिलहाल के लिए रोक दिया जाएगा शाम को 5 बजे से लेकर कल सुबह 9 बजे तक। तो इस वक्त की जो तस्वीर है, करीबन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा बह रही है, लेकिन शाम होते होते ये गति और बढ़ेगी और रात होते होते 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेंगी हवाएं। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल में भी दाना तूफान पर अलर्ट है। तटीय इलाकों में तूफान से निपटने की तैयारी नजर आ रही है। मछुआरों को तुरंत किनारे पर लौटने को कहा गया है। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड ने फौरन लौटने की अपील उनसे की है। मेरे साथ अर्णव भी मौजूद है। अर्णव, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास, और प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है? क्या क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं? देखिए, इधर ODRF जो है, ओडिशा डिजास्टर एंड रैपिड एक्शन फोर्स, और NDRF जो है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स जो टीम है, ये सभी लोग अभी मौजूद है। जैसे आप देख रहे हैं बहुत दूर में ये जो पीला रंग का कपड़ा पहना जो है वो बेसिकली इधर का जो गार्ड है जो सभी को अलर्ट कर रहा है कि बीच से सब उठ जाए, बीच से बीच खाली कर दे, ये अलर्ट देने के लिए वो लोग है। और थोड़ा हम मेरा कैमरा पर्सन अजय दास को बोलूँगा, थोड़ा इधर टूरिस्ट लोग भी है, उनके पास भी जानने का कोशिश करूँगा कि क्या कहना है उन लोगों को। उन लोग अभी मौजूद है पुरी में, लेकिन उनको बोला गया है कि आप होटल में रहिए और सेफ रहिए, आप होटल से बाहर मत आइए। फिर भी ये लोग जो है वो होटल से कभी कभी बाहर आ रहे हैं और छवि खींचने का कोशिश भी जारी है, क्योंकि ये ऐसे तूफान जो आने वाला है, ऐसे तूफान ये लोग कभी नहीं देखा। जो लोग इधर है वो लोग ये तूफान का छवि खींचने का भी कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना है इनको और क्या इनको गाइडलाइन दिया गया है, ये भी जानने का कोशिश करेंगे। थोड़ा टूरिस्ट देखिए, इन लोगों को बीच में आने के लिए मना कर दिया गया है। नहीं मना किया गया है, तो ये बात उन्हें माननी चाहिए। हमारी भी अपील उनसे यही है। ये तमाम लोग जो तटीय इलाके में रहते हैं उनको दिक्कत हो सकती है, ये जोखिम भरा हो सकता है। दाना तूफान को लेकर ओडिशा में पुख्ता इंतजाम तो नजर आ रहा है। आपको यह भी बता दें कि ओडिशा में 10 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। 6000 राहत शिविर भी बनाए गए हैं। 3000 से ज्यादा संवेदनशील गांव चिन्हित किए गए हैं। इन जगहों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। अंकित के पास हम जाएं, लेकिन उससे पहले अर्णव, आप वहां पर कुछ लोगों से जरा बात कर रहे थे, जरा बात पूरी कर लीजिए। एकदम इन लोगों के साथ बात करना है। ये कैसा माहौल है और क्या होटल से क्या बताया गया है आपको? नहीं, यहाँ तो हमारा घर है। अच्छा। वहाँ ग्रांड रोड में हम आए थे देखने के लिए कैसा नज़ारा है, तो थोड़ा। लेकिन पूरा खाली है तो समुद्र? हाँ, पूरा खाली है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश से। हाँ, मध्य प्रदेश से। जी। अच्छा, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। हाल कैसा है इधर का? इधर का हाल तो अभी हमको जानकारी दी है कि रात से ये सारा बंद हो जाएगा और आपको 2 दिन तक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अच्छा। और समुद्र में नहाने का तो प्रोग्राम नहीं, रद्द हो गया हमारा रेड अलर्ट के कारण। चलिए, जिस तरीके के हालात हैं, बहुत जरूरी है कि लोग भी अपनी तरफ से सतर्कता बरतें। अंकित, ये तूफान बड़ा खतरनाक है। जिस तरीके से 10 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं, जो हमें सूचना मिल रही है, इस पर आप भी नजर बनाकर रखिएगा। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड फटा है। इस ग्रेनेड के फटने से एक पुलिसकर्मी के जख्मी होने की सूचना है। मलखाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फटा है ये ग्रेनेड। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं आसिफ कुरैशी के पास। आसिफ, और क्या पता चल पा रहा है? देखिए अखिलेश, ये ग्रेनेड उस समय फट गया जब बारामूला कोर्ट परिसर में जो पेशी के लिए आए थे हथियारों को लाया गया था, जो कि एक केस प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल होना था।
लेकिन अचानक पेश किए जा रहे एक ग्रेनेड में धमाका हो गया, जिसके कारण साथ ही खड़े एक पुलिसकर्मी को इसकी स्प्लिंटर्स लगे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसको अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन पहले जैसे ही ग्रेनेड फटा, कोर्ट परिसर में काफी ज्यादा हलचल हो गई, उथल पुथल हो गई, लोग इधर उधर भागने लगे, जब तक ये बात पुलिस की तरफ से साफ नहीं की गई कि जो धमाका हुआ था वो पकड़े गए ग्रेनेड में, जो कि कोर्ट केस में एविडेंस के तौर पर लाया गया था, उसके कारण हुआ। तब जाके कोर्ट में शांति फैल गई, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही थी पहले कि बारामूला कोर्ट पर आतंकी हमला हुआ है, ग्रेनेड से हमला हुआ है, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया और ये कहा है कि जो ग्रेनेड फटा है वो एक कोर्ट केस में एविडेंस के तौर पर लाया गया था और मालखाने में जब रखा जा रहा था उसमें धमाका हो गया, जिसके कारण ये पुलिसकर्मी जख्मी हो गया है। जी अखिलेश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। इसी कॉम्प्लेक्स में फटा ग्रेनेड, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों तक आगे भी पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।